हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें क्लास नंबर आज होने वाला है 14 क्लास नंबर होने वाला है। इसमें हम लोग हिस्ट्री के प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं और ये 2008 से लेकर 2023 एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के क्वेश्चन रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे और आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया है क्या? चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त देखते हैं पहले। मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य जो शासक है वो कौन कौन से है? तो मौर्य शासक, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 शासक। किसमें? मौर्य शासक में 3 शासक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और इसका शासनकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब था? तो 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। कब से? 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट, अगला कह रहा है, अगला बिंदुसार है। बिंदुसार, बिंदुसार, इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक था। कब से? 200 ईसा पूर्व तक था इसका शासनकाल। नेक्स्ट, अगला चलते हैं। अगला जो शासक था उसका शासनकाल था, अगला शासक अशोक महान। कौन थे? अशोक महान थे। अशोक महान, अशोक महान थे। इसका शासनकाल था 273 से लेकर 232 तक इसका शासनकाल था। 232 तक ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। और बिंदुसार सबसे छोटा है, छोटे ये सभी हैं मौर्य वंश के से रिलेटेड शासक हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं। तो बोला गया क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य शासक जो हैं इसका शासनकाल, बहुत सारा एग्जाम पूछा जा चुका है। इसका शासनकाल 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है क्या? फर्स्ट नंबर में, मौर्य वंश की स्थापना किया था इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था, स्थापना किया था, पहला। दूसरा है अखिल भारतीय, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना किया था। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, विशाख दत्त में इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का विशाख दत्त में
इसका विशिष्ट रूप से वर्णन है। विशिष्ट रूप से वर्णन है। विशिष्ट रूप से वर्णन है। किसमें है? विशिष्ट रूप से वर्णन है तो ये है विशाखदत्त ग्रंथ में है। किसमें है? विशाखदत्त ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है अगला पॉइंट करा है ब्रिहसल तथा कुलीन भी कहा जाता है। ब्रिहसल तथा कुलीन भी कहा जाता है। कुलीन भी कहा जाता है। किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिहसल तथा कुलीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला जो है वो दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन की विजय प्राप्त की। नेक्स्ट अगला है मालवा। अभी पढ़ें इसका क्वेश्चन। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र पर पहली बार जीता था। नेक्स्ट अगला है जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी इसका अधिकार था। सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी इसका अधिकार था। अवंती पर भी इसका अधिकार था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत सारा। अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन मालवा गुजरात तथा महाराष्ट्र पर पहली बार किस शासक ने जीता? तो ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये है जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी किसका अधिकार था? तो ये अवंती जो है ये एक जनपद है। क्या है? अवंती एक क्या जनपद है? तो इसके बारे में देखते हैं। अवंती क्या है? एक जनपद है। तो अवंती के बारे में देखते हैं। अवंती जो है इसे क्या कहा जाता है? अवंतिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अवंतिका कहा जाता है। अवंतिका कहा जाता है। अवंतिका कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है इसे अवंतिका कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है महाजनपद। अवंती महाजनपद जो है अवंती महाजनपद अवंती महाजनपद इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी उज्जैनी है। क्या है? उज्जैनी है। इसकी राजधानी क्या है? उज्जैनी तथा माहिष्मती है। क्या है? माहिष्मती इसकी राजधानी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ से पूछ सकता है। यहाँ से पाटलिपुत्र में अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो पाटलिपुत्र आया है पाटलिपुत्र इसके बारे में देखते हैं। साथ साथ में देखते चलते हैं।
तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना उद्यान ने की थी। किसने की थी? उद्यान ने की थी। और ये किस वंश का शासक था? तो ये था हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का शासक था। और हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कहा गया है, थोड़ा सा और है, देखते रहिएगा। जैन धर्म की जो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? दीक्षा ये लिया था भद्रबाहु से। किससे लिया था? भद्रबाहु से लिया था। अगला, चंद्रगुप्त के समय 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था। इसके समय में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा था। और इसका वर्णन किस में मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है राजावली ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? राजावली ग्रंथ में मिलता है। और राजावली ग्रंथ में मिलता है। तो राजावली ग्रंथ कौन सा है? यह एक जैन ग्रंथ है। क्या है? जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और इसके समय में चंद्रगुप्त के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। भारत आया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। जो मेगास्थनीज है, तो मेगास्थनीज के बारे में देख लेते हैं पूरी तरह से। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका था? कहाँ का था? ये सेल्यूकस का राजदूत था। अगला बन सकता है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो इसकी पुस्तक में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। किसमें है? तो मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट यहाँ से अगला जो है मेगास्थनीज के बारे में बना है। मेगास्थनीज जो है मेगास्थनीज भारत में 304 से लेकर 299 तक रहा था। और अपनी पुस्तक मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में, किसमें? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। वो 7 का नाम क्या है? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो फर्स्ट का नाम है दार्शनिक था। दूसरा है कृषक। तीसरा है पशुपालक। तीसरा है कारीगर।
पांचवा है निरीक्षक, निरीक्षक। उसके बाद छठा है सभासद, सभासद। और सातवां है आप लोगों का ये सातवां है योद्धा। सातवां क्या है? योद्धा, योद्धा सातवां है। तो यहाँ से पूछ सकते हैं आप लोगों से, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से मारिएगा, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जॉनसन ने किया था। किसने? विलियम जॉनसन ने की थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना काफ़ी है और इसके बारे में बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, क्वेश्चन भी करते जाना है साथ में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रवाह पश्चिम भारत पर था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कलिंग शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी अशोक का सोपरा शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 22 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्रीक विवरण से, ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी जैन परंपरा से, ऑप्शन नंबर डी अशोक के दूसरे स्तंभ लेख से। तो इसका करेक्ट आंसर है 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे अभिलेख से पता चलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर है। और ये अशोक जो है इसके समय में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था इसी के समय हुआ था, और ये हुआ था 247 ईसा पूर्व में हुआ था। 247 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। और ये मौर्य शासक हैं, मौर्य वंश के हैं, और समुद्रगुप्त भी मौर्य वंश के हैं। ये तीनों समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त और बिंदुसार ये सभी मौर्य वंश के शासक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 317 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 300 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है सी करेक्ट आंसर है 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर है 27 का रहा है
किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी शिवजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ए। 27 का करेक्ट आंसर है ए, करेक्ट आंसर है अशोक ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अशोक के बारे में देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन अशोक से ये बन सकता है, अशोक से देखते हैं। अशोक, इसका शासनकाल कब से कब था? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आप लोगों से, अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये बताइएगा 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था। 232 ईसा पूर्व तक था। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, अशोक के समय में कौन सा बौद्ध संगीत हुआ था? इसके समय में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 247 ईसा पूर्व में हुआ था। 247 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, स्थान कौन सा था? स्थान कौन सा था? तो ये पाटलिपुत्र था। कौन था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अध्यक्ष कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीत में इसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगालीपुत्र तिस्सस था। मोगालीपुत्र तिस्सस था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में है। अधिकांश अभिलेख जो इसके लिखे गए हैं प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से आप लोगों से, अशोक से रिलेटेड है। अगला पूछ सकता है आप लोगों से, अशोक बौद्ध धर्म का शिक्षा किससे लिया था? तो अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? तो ये लिया था उपगुप्त से। किससे लिया था? उपगुप्त से शिक्षा लिया था। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आप लोगों से, अगला क्वेश्चन ये पूछेगा आप लोगों से, यह गद्दी पर यह चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के बारे में देख रहे हैं। अशोक गद्दी पर 273 ईसा पूर्व में बैठा था। लेकिन 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है क्या, अशोक गद्दी पर कब बैठा? तो 273 ईसा पूर्व में। गद्दी पर राज्याभिषेक कब हुआ? तो 4 वर्ष बाद हुआ था। और कब? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। और इसका वर्णन किस में मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन, इसका वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख
शिलालेख 13 में मिलता है। किसमें मिलता है? शिलालेख 13 में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके समय में और देखते हैं, इसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़ लेंगे डिटेल से लास्ट क्लास में। तो क्वेश्चन बोला गया है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी कलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था और ये सभी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये सभी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के निम्नलिखित में से शिलालेख अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख किया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी नववां मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है 9th का करेक्ट आंसर, 29 का करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। द्वितीय शिलालेख में अशोक के अभिलेखों को दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख मिलता है, द्वितीय शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी भगवान महावीर ने, ऑप्शन नंबर डी धन्वंतरी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए ने करवाया था। तो भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और अशोक के कितने शिलालेख हैं? तो अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो फर्स्ट में क्या है? तो फर्स्ट में है शिलालेख, कौन सी है? शिलालेख है, शिलालेख है। और सेकेंड में क्या है? तो सेकेंड में स्तंभ लेख, कौन है? स्तंभ लेख है। और फोर्थ में तृतीय में क्या है? तो गुहा लेख है, गुहा लेख है, ये सभी। और महावीर के बारे में भी देख लेते हैं। तो महावीर के बारे में देखते हैं, महावीर के बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। महावीर तो महावीर जो भगवान है, इसका जो गोत्र क्या है? तो इसका पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, गोत्र, महावीर का गोत्र बताना है। तो इसका गोत्र है कश्यप, कौन सा है? तो कश्यप इसका गोत्र है, कश्यप। कौन से गोत्र के हैं? तो कश्यप गोत्र के हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, वंश कौन सा है? महावीर किस वंश के थे? तो इच्छाबुक वंश के थे। कौन से? इच्छाबुक वंश के थे, इच्छाबुक वंश के थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था, इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है, महावीर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह इसका प्रतीक चिन्ह है। और इसका पिताजी का नाम क्या है? तो फादर का नाम है, फादर का नाम क्या है? तो फादर का नाम सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ इसके फादर का नाम है। और यहाँ से एक क्वेश्चन इसी से निकल गया, एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है क्या? तो सिद्धार्थ आया, तो सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध के पुत्र का भी नाम है। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का भी नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसकी माता का नाम क्या है? तो माता का नाम क्या है? माता का नाम है त्रिशला, त्रिशला।
त्रिशला इसकी माता का नाम है और पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा इसकी पत्नी का नाम है। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। यशोधरा इसकी पत्नी का नाम है। और किस वंश की थी ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी। गोत्र की कन्या थी। नेक्स्ट यहाँ से पूछ सकता है, और कहीं कहीं पर इसका जन्म कब मिलता है? कहीं कहीं पर इसका जन्म मिलता है 399 में मिलता है, बट 540 याद रखिएगा। नेक्स्ट इसको गौतम बुद्ध को नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों से, छोटा करते हैं। तो ये आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, महावीर जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति किस युग में? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 42 वर्ष की उम्र में। 42 वर्ष की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कहाँ हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका में हुआ था। पालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए तीर्थ यात्रा, ऑप्शन नंबर बी मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन नंबर सी देव नाम प्रिय की उपाधि, ऑप्शन नंबर सी पशु चिकित्सालय खोले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है 31 का करेक्ट आंसर सी है। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी ये हिंदू धर्म में आस्था इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि इसका प्रमाण क्या है? तो देव नाम प्रिय की उपाधि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है अशोक के अभिलेख से, दूसरा है दीप वंश से, तीसरा है महावंश से और चौथा है दिव्यावादन से है। तो इसका देखते हैं। कूट बोला गया नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही चयन कीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 32 का होने वाला है बी। इससे पता चलता है क्या? दीप वंश से और महावंश से पता चलता है क्या? अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था और 247 ईसा पूर्व में हुआ था। 247 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था? तो मोगालीपुत्र तिस्सस था। मोगालीपुत्र तिस्सस था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? 33 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है अशोक के समय तो पाटलिपुत्र में ये हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बौद्ध सभा जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन और है। जो राजगिरी है यहाँ पे पहली बौद्ध संगीत हुई थी। कब हुई थी? पहली बौद्ध संगीत हुई थी। बौद्ध संगीत हुई थी। पहली बौद्ध संगीत हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगिरी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है क्या?
निम्नलिखित में मौर्य शासक बौद्ध धर्म की अनुयायी थे। तो इसके ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी दशरथ, और इसके सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है 1 एवं 2, ऑप्शन बी में दिया 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी दिया 3 और एवं 4, डी में दिया है 2 एवं 4 और ई में दिया है 1 एवं 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 34 का डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? तो अशोक और बिंदुसार, ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थी। अशोक और बिंदुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, रज्जुक थे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चोल राज्य में व्यापार, ऑप्शन नंबर बी मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ऑप्शन नंबर डी शक सेना में अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर है 35 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर है, 35 का बी करेक्ट आंसर है, मौर्य शासन में अधिकारी। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है 36, सार्थवाह किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दलालों को, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों के काफिले को, ऑप्शन नंबर सी महाजनों के, ऑप्शन नंबर डी तीर्थयात्रियों को। तो तीर्थयात्रियों को, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 36 का बी करेक्ट आंसर है, व्यापारियों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? व्यापारियों को कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों को। अगला क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आग्राहिक, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन नंबर सी प्रादेशिक, ऑप्शन नंबर डी रज्जुक। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 37 का करेक्ट आंसर है, 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्रादेशिक नहीं था। मौर्य शासक प्रशासन का भाग नहीं था, तो प्रशासनिक नहीं था, ये करेक्ट आंसर है। ये सभी था, आग्रारिक, युक्त और रज्जुक, ये सभी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर बी अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है बी, अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। अशोक क्या थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध आया है, तो गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे, अलग से क्लास लेंगे और इसी के लास्ट में लेंगे सभी क्लास। देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमरावती, ऑप्शन नंबर बी भरहुत, ऑप्शन नंबर सी सांची, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ स्तंभ। तो इसका करेक्ट आंसर है 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सांची करेक्ट आंसर है। और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है, शामिल किया जा चुका है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है सांची को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41,
क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है सांची स्तूप किसने बनवाया था। रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है डी। डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था सबसे पहले देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में जन्म हुआ था, इसका जन्म तो हुआ था 563 में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वन में इसका जन्म हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? कुशीनगर। कुशीनगर में पड़ता है। नेक्स्ट, मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु पूछ सकता है कभी कभी। तो इसका मृत्यु हुआ था 483 में ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी समय इसकी पहली बौद्ध संगीत हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र, जो कि राजगिरी में हुई थी। नेक्स्ट, अगला, इसका अन्य नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का अन्य नाम पूछा जा चुका है। अन्य नाम है इसका तथागत। तथागत मिलता है, तथागत। और एक है शाक्य मुनि इसका नाम है। क्योंकि इसलिए इसका नाम शाक्य मुनि पड़ा है क्योंकि शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इसका शाक्य मुनि नाम पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पिता का नाम क्या था? पिता का नाम गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। क्या था? सुद्धोधन था। सुद्धोधन इसके पिता का नाम था। नेक्स्ट, माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था इसकी माता का नाम महामाया इसकी माता का नाम था, जो कि कोल्य गणराज्य की थी। कोल्य गणराज्य की कन्या थी। गोल्य गणराज्य की कन्या थी। नेक्स्ट अगला है, प्रथम वर्षावास कहाँ दिया था? तो प्रथम वर्षावास कहाँ हुआ था? तो ये सारनाथ में हुआ था। नेक्स्ट, अंतिम वर्षावास कहाँ दिया था? अंतिम वर्षावास वैशाली में दिया था। और वैशाली में ही क्या हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। सेकेंड बौद्ध संगीत हुआ था। बौद्ध संगीत हुआ था। ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था सुबाकामी इसका अध्यक्ष था। और शासक कौन था? कालाशोक शासक था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची 1 को सूची है ये सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो दिया गया है क्वेश्चन दिया गया कौशाम्बी और इसके सामने लिखा है धेनुक स्तूप, कुशीनगर, घोषिताराम मठ। ऑप्शन नंबर सी दिया सारनाथ, जो कि कहाँ है? राणा भर स्तूप है उसके सामने, और श्रावस्ती महेत इसका है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैचिंग कर लेते हैं, उससे बेटर मैचिंग करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का तो ए का ऑप्शन क्या होगा? ए जो है कौशाम्बी किससे होगा? तो कौशाम्बी घोषित है। किससे है? घोषिताराम मठ से है। क्या है? घोषिताराम मठ है। और ऑप्शन और देखते हैं, सेकेंड नंबर कुशीनगर है। ये है कुशीनगर, राणा भर स्तूप है। नेक्स्ट अगला दिया सारनाथ है। ये है धमेख स्तूप है। और श्रावस्ती है सहेत महेत ये है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है
तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट है 3, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर ए खत्म। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी नज़र आ रहा है सही, तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 करेक्ट है। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, उन्हें किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है, 1 नंबर में गया है, उसके बाद कपिलवस्तु, फिर कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी वन, फिर सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, पहले कहाँ गए थे? तो 43 का पहले गए थे कहाँ? पहले गए थे पहले गए थे लुम्बिनी वन, फिर उसके बाद गए थे लुम्बिनी वन के बाद कपिलवस्तु, फिर कपिलवस्तु के बाद कहाँ गए थे? ये एक नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर, फिर होगा 2 नंबर, फिर कहाँ गए थे? फिर उसके बाद गए थे गया, फिर कहाँ गए थे? गया गए थे, फिर उसके बाद गए थे सारनाथ, फिर उसके बाद गए थे श्रावस्ती। मतलब क्या? तो ये सबसे लास्ट में, तो इसका ऑप्शन होने वाला है 4, 2, 4, 2, 4 इसमें नहीं है, 4, 2 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है 4, 2, 1। तो सम्राट अशोक ने तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, किस मार्ग का अनुगमन किया? तो फर्स्ट में लुम्बिनी वन, फिर कपिलवस्तु, फिर गया गए, फिर सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है 44। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है बी, प्राकृतिक भाषा में अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, वो पाली और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। और संस्कृत जो है ये एक क्लासिकल लैंग्वेज है। क्या है? यह एक शास्त्रीय लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है। क्या है? यह एक शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी जो है, हिंदी दिवस कब मनाता है? हिंदी दिवस कब मनाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कालसी, ऑप्शन नंबर बी गिरनार, ऑप्शन नंबर सी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ये खरोष्टी लिपि में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है ब्राह्मणी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 47, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन नंबर बी मुहर पर, ऑप्शन नंबर सी स्तंभ पर, ऑप्शन नंबर डी सिक्कों पर। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है पत्थर के पट्टियों पर किया गया था। किसे? पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया था, पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महूलर, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट सेबल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी कॉड्रिगटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, अशोक के अभिलेख को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है
49 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अभी पढ़ चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर लास्ट प्रश्न है आज 50 का। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला वैज्ञानिक कौन थे? इसके ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी एच दानी, ऑप्शन नंबर सी व्यूलर, ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मनीष ऑनलाइन क्लासेस KGH को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।